बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम यूजिंग फ्लो चार्ट सैंपल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने फ्लो चार्ट के हर एक सैंपल को बड़ी ही तफसील के साथ देखा और उसके बाद हमने अपनी तरफ से एक एग्जांपल भी बनाई जिसमें हमने कोशिश की है कि जितने भी फ्लो चार्ट के सैंपल हैं वहाँ पर उनका इस्तेमाल हो सके। फ्लो चार्ट के सैंपल्स को समझना और उस पर कैसे काम किया जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आप किसी भी फ्लो चार्ट को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे और ना ही आप अपनी तरफ से कोई भी फ्लो चार्ट बना पाएंगे। तो पिछली वीडियोस को कवर करने के बाद आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग फ्लो चार्ट फॉर सैंपल प्रॉब्लम्स, नमूना मसाइल के फ्लो चार्ट बनाना। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट की मिसालें। इस हिस्सा में फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करके मसले के हल का मुताला करेंगे। फ्लो चार्ट में इनपुट से मुराद ये होता है कि कुछ इनपुट डिवाइसेस की मदद से डाटा को हासिल करना और फिर उसको कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज कर देना होता है। जो डाटा हमारा कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज हो जाता है उसको कोई ख़ास नाम दे दिया जाता है। ये नाम कैसे देते हैं, डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे महफूज होता है, ये हम थोड़ा सा आगे जाके दोबारा इसको रिव्यू करते हैं। और उस डाटा तक रसाई जो है हम उसके नाम से ही करते हैं जिस पर कुछ जो है वो हिसाब किताब किए जाते हैं जिससे हमें कुछ नतीजे मिलते हैं। ये जो हमने अभी पढ़ा है इसमें 3-4 बातें बताने की कोशिश की गई है। पहली बात कि जो भी डाटा होता है वो फ्लो चार्ट के अंदर जो होता है वो कुछ इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करके डाला जाता है। कुछ इनपुट डिवाइसेस से मुराद क्या है, मतलब बात करने का ये है कि इसके अंदर कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हो सकता है कि बाज़ जगह आपको कोई तस्वीर इनपुट करनी पड़ जाए उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब कोई भी डाटा कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है तो उससे अगला काम क्या होता है कि उसको कंप्यूटर की मेमोरी में या कंप्यूटर की याददाश्त में उसको महफूज कर लिया जाता है। ये महफूज क्यों किया जाता है? ये महफूज इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपर कुछ अमल किया जा सके। देखें, मैं आपसे अगर कहता हूँ कि 10 जमा 12, अगर आपने 10 जमा 12 करना है तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको इसको अपने दिमाग में महफूज करना पड़ेगा कि पहली वैल्यू हमारे पास 10 है, उसके बाद जमा है और उसके बाद 12 है। जब तक ये चीज़ आपके दिमाग में महफूज नहीं होगी तब तक आप इसके ऊपर जमा का जो अमल है वो नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह से जब भी कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी डाटा इनपुट करते हैं तो सबसे पहले उसका डाटा जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज कर लिया जाता है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप जो हम बता रहा है, जो डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में रखा जाता है उसका कोई ख़ास नाम रखा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो मेमोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है ये किया जा रहा है रैम के लिए, ठीक है। ये हार्ड डिस्क के लिए ये वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा। कंप्यूटर में जहाँ पर भी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी की बात हो रही होती है तो उसका मतलब जो है ना वो रैम ही होता है। अब जब भी हम कोई भी वैल्यू कंप्यूटर के अंदर दाखिल करते हैं वो सबसे पहले रैम के ऊपर जाकर लोड होती है। रैम के ऊपर जाकर वो अपनी एक जगह बना लेती है और उस जगह का एक ख़ास नाम रख दिया जाता है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ज़रा कि ये हमारा वो फ्लो चार्ट है जो हम लास्ट वीडियो में कवर कर रहे थे। अभी हमने बात की है रैम की कि हमारा जो भी डाटा कंप्यूटर में महफूज होता है सबसे पहले वो रैम के ऊपर लोड किया जाता है। जब वो डाटा रैम के ऊपर लोड कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो फर्दर ऑपरेशंस के लिए उसको अप्लाई किया जाता है। मिसाल के तौर पर उसके ऊपर जमा होनी है, उसके ऊपर ज़रब होनी है, उसके ऊपर तकसीम होनी है, उसको दोबारा हार्ड डिस्क में महफूज परमानेंटली किया जाना है या उसको आपने डिस्प्ले की तरफ लेके जाना है। ये सारे काम जो हैं ये बाद में किए जाते हैं। सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि जो डाटा आपने इस्तेमाल करना है उसको सबसे पहले रैम के ऊपर लोड कर दिया जाता है। जब एक दफ़ा डाटा लोड हो जाता है उसके बाद बाकी जो प्रोसीजर हैं वो स्टार्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला मरहला है वो ये है कि जो आप वेरिएबल रैम के ऊपर लेके जाते हैं या कोई भी नंबर आप रैम के ऊपर लेके जाते हैं उसका एक ख़ास नाम रख दिया जाता है। उस नाम से क्या मुराद है इस चीज़ को हम
अब ज़रा इस तस्वीर से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें कि ये फ्लो चार्ट हमारे पास एक चल रहा है। इसमें हम स्टार्ट पे आए और स्टार्ट होने के बाद जो है वो फ्लो चार्ट कह रहा है कि इनपुट वैल्यू करें ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स की। तो अब होगा क्या कि आप जैसे ही ऑब्टेन मार्क्स के अंदर कोई वैल्यू आप डालेंगे या नंबर कोई डालेंगे, वो रैम के ऊपर किसी जगह पर जाकर वो महफूज हो जाएगा और जिस जगह पर वो महफूज होगा उसका नाम रखा जाएगा ऑब्टेन मार्क्स। बात समझ में आ गई? अब ज़रा अगली एग्जांपल को देखें कि उसके बाद जब वो टोटल मार्क्स के बारे में पूछेगा कि अपने टोटल मार्क्स बताओ, तो टोटल मार्क्स भी ऐसे ही करेगा कि रैम के किसी भी एक हिस्से पे जाएगा और उस हिस्से का नाम जो है वो टोटल मार्क्स रख दिया जाएगा और उसके अंदर वो टोटल मार्क्स की वैल्यू जो है ना वो महफूज हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से ही परसेंटेज की बात हो रही है। अब जैसे ही परसेंटेज की वैल्यू जो है इसके अंदर आएगी तो वो भी रैम के ऊपर किसी एक जगह का नाम जो है वो परसेंटेज रख देगा और उसके अंदर जो है ना वो वैल्यू डाल दी जाएगी। ठीक है, अब हमारा प्रोसीजर क्या चल रहा है? प्रोसीजर हमारा ये चल रहा है कि रैम के ऊपर मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ वेरिएबल्स के जो नंबर्स हैं जो तब्दील हो रहे हैं वो रैम के ऊपर महफूज हो जाते हैं जाकर। अब जब भी उन नंबर्स की ज़रूरत होती है तो फिर क्या होता है कि जिस नाम से वो नंबर पड़ा हुआ होता है उस नाम को जो है वो कॉल किया जाता है ताकि उसके ऊपर मज़ीद जो है वो प्रोसेसिंग हो सके। अगर हमें किसी जगह पर ऑब्टेन मार्क्स की ज़रूरत होगी तो हम ऑब्टेन मार्क्स के अंदर जो नंबर हैं उसको नहीं बुलाएंगे, बल्कि हम कहेंगे कि ऑब्टेन मार्क्स, जो इसके अंदर नंबर होंगे वो खुद ही आ जाएंगे, आपने सिर्फ कॉल करना है ऑब्टेन मार्क्स को। इसी तरह से ही अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है टोटल मार्क्स की तो आपने टोटल मार्क्स के अंदर जितने नंबर हैं वो नहीं बुलाने, उनको कॉल नहीं करना, बल्कि आपने कॉल करना है टोटल मार्क्स को। अब वो टोटल मार्क्स वाला जो हिस्सा होगा रैम के अंदर, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपके उस प्रोग्राम के हिस्से में आ जाएगी। इसी तरह से ही परसेंटेज है, जब आपने परसेंटेज का इस्तेमाल करना होगा तो आपने वर्ड परसेंटेज को कॉल करना है, उसके अंदर की वैल्यू को कॉल नहीं करना। आप जब परसेंटेज को कॉल करेंगे तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो खुद ही आपकी उस जगह पर आ जाएगी। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है कि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ, अलग अलग। दूसरे लफ्ज़ों में रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये है कि ऐसी मेमोरी है जिसको जब आप रसाई हासिल करते हैं तो वो बिखरी हुई होती है, उसके अंदर जो वर्ड होते हैं वो अलग होते हैं। देखें, जब भी हमारा कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो उसको जहाँ पर भी किसी वेरिएबल या किसी नंबर को रखने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर उसको जितनी जगह मिलती है वो उधर ही उसको रख देता है। ये लाजमी नहीं कि एक तरतीब के साथ आएगी, ये तरतीब के साथ नहीं होती। अब देखें यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स हमारे यहाँ पे आ गए हैं, इसके दरमियान हो सकता है कोई और डाटा आ गया हो। टोटल मार्क्स हमारे यहाँ पे आ गए हैं और उसके बाद ये देखें परसेंटेज हमारी यहाँ पे आ गई है, यानी कि ये अलग जगह पर डाटा रखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो रहा तो दोबारा एक दफ़ा वीडियो को दोबारा शुरू करके देखें और फिर इसको समझने की कोशिश करें। देखें, अब वो हमें ये बता रहा है कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज किए जाते हैं और वो जो नतीजे होते हैं उसको आप प्रिंट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं किसी भी आउटपुट डिवाइस के ऊपर। यही बात हमारी पहले हो रही थी कि जब कोई भी वैल्यू कंप्यूटर के अंदर दाखिल होती है तो सबसे पहले उसको महफूज किया जाता है। महफूज कहाँ पर किया जाता है? मेमोरी के ऊपर, मतलब रैम के ऊपर, और उसका कोई एक ख़ास नाम रख दिया जाता है। नाम से क्या मराद है? हमारा ऑब्टेन मार्क्स हो सकते हैं, अगर आप ऑब्टेन मार्क्स की वैल्यू डाल रहे हैं। टोटल मार्क्स का नाम हो सकता है अगर आप टोटल मार्क्स की बात कर रहे हैं। परसेंटेज हो सकती है अगर आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद उस पर जो है वो कोई प्रोसेसिंग की जाती है, कोई कंप्यूटेशंस की जाती है। वो करने के बाद उसका एक रिजल्ट आता है, यानी कि इंफॉर्मेशन आती है। अब वो जो इंफॉर्मेशन या रिजल्ट होता है उसको वैसे नहीं दिखा दिया जाता, नहीं, सबसे पहले उसको रैम के ऊपर ही रखा जाता है। रैम के ऊपर रखने के बाद फिर उसको दिखाया जाता है। बात समझ में आ रही ना कि पहला स्टेप क्या था? दोनों सूरतों में, चाहे वो डाटा इनपुट हो रहा है या कंप्यूटेशन रिजल्ट्स हैं या प्रोसेसिंग वाले रिजल्ट हैं, सबसे पहले इनको रैम के ऊपर रखना ज़रूरी है। जब रैम के ऊपर आप रख लेंगे उसके बाद जो है ना फर्दर काम आपने करना कि रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया गया है किसी भी आउटपुट डिवाइसेस पे
लेकिन पहली बात क्या थी कि रिजल्ट को कंप्यूटर के अंदर महफूज किया गया था। चलें जी, अब कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लो चार्ट्स की, हम उनको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें एक फ्लो चार्ट दिया गया है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में तब्दील करना। इस फ्लो चार्ट को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्सियस से कन्वर्जन होनी है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में, तो उसका क्या फार्मूला क्या है, उस फार्मूला के लिए हमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो इनपुट हैं। ये चीज़ें सबसे पहले जानना ज़रूरी होती हैं किसी भी फार्मूला के मुतालिक, अगर आप कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो। अब देखें यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है सेल्सियस मल्टीप्लाई विद 9 डिवीजन बाई 5 प्लस 32। अब आप देखें कि 9 का भी हमें पता है और 5 का भी पता है और 32 का भी पता है, लेकिन हमें सेल्सियस का नहीं पता कि ये कौन सी वैल्यू हो सकती है। हमें अगर इसका नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि अब ये चीज़ हम इनपुट में डाल देंगे, हम यूज़र से कहेंगे कि हमें ये आप दें। बात समझ में आ रही ना कि हमें बाकी सारी चीज़ों का पता है, 5 क्या है, 9 क्या है, 32 क्या है, लेकिन हमें सेल्सियस का पता नहीं है। अब वही चीज़ जो हमने क्या किया है कि उसको हमने इनपुट में डाल दिया है और यूज़र से पूछ रहे हैं कि हमें जो है वो सेल्सियस का नंबर दो या सेल्सियस क्या है वो हमें बताओ। ये जो फ्लो चार्ट है शुरू हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद यहाँ से यहाँ बात हो रही है, जो कंप्यूटर यूज़र होगा वो कुछ न्यूमेरिक यानी नंबर वाला डाटा देगा, यानी कि 3 4 5 6, कोई मतलब ABC के अल्फाज अल्फ़ाबेटिक की बात नहीं हो रही। ये फिक्स है कि उसके लिए आपने न्यूमेरिक डाटा ही देना है। इसको कंप्यूटर की याददाश्त में महफूज किया जाएगा, उसका नाम रख दिया जाएगा सेल्सियस। हम देखें, पहले हम ऑक्टेन मार्क्स ले रहे थे तो हमने वो मेमोरी का नाम जो था वो ऑक्टेन मार्क्स रख दिया था। टोटल नंबर की बात कर रहे थे तो हमने उसका नाम टोटल नंबर रख दिया था। परसेंटेज की बात कर रहे तो हमने उसका नाम कंप्यूटर मेमोरी में परसेंटेज रख दिया था। अब यहाँ पर बात हो रही है सेल्सियस की, तो हम उस वेरिएबल या उस कंप्यूटर मेमोरी का नाम जो है वो सेल्सियस ही रखेंगे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जो वेरिएबल जिस नाम से यूज़र से ले रहे हैं उसी नाम से ही उसको मेमोरी के ऊपर महफूज किया जाए या उसका वेरिएबल का नाम भी वही रखा जाए। तो अगले अमल में फ़ारेनहाइट का फार्मूला जो है वो लगाया गया है, जिसने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तब्दील कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर देखें कि सेल्सियस मल्टीप्लाई विद 9 और इसको उसने छोटी ब्रैकेट्स में दिखाया है। इस बात का मतलब ये है कि पहले ये वाला एरिया जो है ना ये हल होगा। जब ये वाला एरिया हल हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसको तकसीम किया जाएगा 5 से। ये देखें यहाँ पर करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट लगाई गई है। उसके बाद फिर इसको हल किया जाएगा और जब इसका जो जवाब होगा उसके अंदर 32 को प्लस किया जाएगा। ये ब्रैकेट्स जो होती हैं ये फोर्स करती हैं हमारे फंक्शंस को, पहले इसको हल हो फिर ये वाला हल हो और फिर ये वाला हल हो। इससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो एक्यूरेट होती है। अगर इसके अंदर जो है वो ये करली ब्रेस या ये छोटी ब्रैकेट्स ना लगी होती तो फिर क्या होता कि हो सकता था कि पहले ये डिवीजन का ऑपरेशन होता और फिर मल्टीप्लाई होता और उसके बाद ये एडिशन होती और उसका जवाब भी था वो यकीनी तौर पर कुछ और आना था। और उसका जो रिजल्ट्स है इस कंप्यूटेशन का उसको किस में महफूज किया जा रहा है, फ़ारेनहाइट में। यहाँ पर ये देखें ज़रा कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट ऊपर इसलिए लिखा हुआ कि इधर थोड़ी सी स्पेस कम थी इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया गया है और ये चीज़ इसके इक्वल है, यानी कि जितनी भी कैलकुलेशन यहाँ से होगी वो इसमें आकर महफूज हो जाएगी। जो वैल्यू है फ़ारेनहाइट की उसको महफूज किया गया है फ़ारेनहाइट से ही और फिर उसको किसी आउटपुट डिवाइस से दिखाया जा रहा है। ये प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये हमारे मॉनिटर पर कोई चीज़ दिखाई जाएगी, मतलब जो फ़ारेनहाइट के अंदर जो वैल्यू होगी यहाँ से कैलकुलेटर होने के बाद वो हमें यहाँ पर दिखाई जाएगी कि फ़ारेनहाइट का क्या आंसर हमें मिला है। और उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट जो है ना ये ख़त्म हो गया है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम थी जिसकी फ्लो चार्ट बनी हुई थी, जिसमें देखें स्टार्ट का एक सिंबल है, ठीक है, और उसके बाद इनपुट हो रहा है और उसके बाद प्रोसेसिंग हो रही है और फिर उस प्रोसेसिंग का जो है वो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है और आखिर में वो हमारा फ्लो चार्ट एंड हो रहा है।
इसकी कुछ और भी एग्जांपल हैं, उनकी तरफ भी हम देख लेते हैं। जिस तरह से ये एक एग्जांपल दी गई है, टू फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड, कि एक घूमती हुई या चलती हुई चीज़ की जो है ना वो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, जबकि आपको उसका मास एंड फोर्स दे दिया गया है। अब हम एक्सेलरेशन का, हमें इस एक्सेलरेशन के फार्मूले का हमें पता होना ज़रूरी है ये चीज़ को हल करने के लिए। और एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है फोर्स डिवीजन मास। तो इसका मतलब ये है कि हमें फोर्स और मास अगर मिल जाती है तो हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने फिर क्या करना है कि यूज़र को हमने कहना है कि जनाब हमें मास और फोर्स की वैल्यू बताएं। वेरी सिंपल, स्टार्ट करें, इनपुट लें यूज़र से कि मास और फोर्स की हमें वैल्यू दे। जो वैल्यू आपको मिल जाएगी उसको जनाब आपको पता है कि इसको आपने तकसीम करना है, और उसकी जो वैल्यू, उसका जो आंसर है वो आपने एक्सेलरेशन में डाल देना है इक्वल का निशान लगा के। और उसके बाद फिर क्या है कि वो प्रिंट करा दें एक्सेलरेशन जो उसको उसमें जवाब आ रहा है, और एंड, बात ख़त्म। इसी तरह से ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। देखें ज़रा इसमें क्या है कि स्टार्ट हो रहा है और कोई भी एक वैल्यू जो है ना वो एज ली जा रही है, एज के वेरिएबल में एक वैल्यू महफूज की जा रही है, और वॉल्यूम इज इक्वल टू एज को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू वॉल्यूम में वो आपको दिखा दी गई है। किसी भी फ्लो चार्ट को समझने में आपको कोई मसला होगा, हमने ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल हम यही से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये फ्लो चार्ट क्या काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर स्टार्ट है, इनपुट हो रही है, कोई वैल्यू इनपुट हो रही है, अमाउंट की एक वैल्यू एंटर हो रही है, और एक रेट की हो रही है, और एक ईयर की हो रही है, और प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये एक फार्मूला लगा हुआ है, इसके सारे की जो वैल्यू है, ये सारे वाली वैल्यू जो है कैलकुलेटर पे इसमें आ जाएगी, और वही चीज़ जो है प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट, वो चीज़ प्रिंट हो रही, जो उसका जवाब था वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर फ्लो चार्ट हमारा ख़त्म हो गया। इसी तरह से ही कुछ आगे है, ये देखें, वो कह रहा है टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर, कि आपको 5 नंबर दिए गए हैं, उनको पहले आपने जमा करना है, फिर आपने उसको ज़रब करना है, और फिर आपने उसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात वाला क्या है, वो कह रहा है कि आपको 5 नंबर दिए गए हैं, वो नंबर कौन से हैं इस बात का हमें पता नहीं है। हमें ये पता है कि सम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और एवरेज कैसे निकालते हैं, लेकिन इन सारों कामों के लिए हमारे पास कुछ नंबर होना ज़रूरी है, जो कि हमें वो नंबर नहीं दिए गए हैं। इसलिए हमने स्टार्ट लिखा यहाँ पर और इनपुट कर दिया यूज़र को कि हमें जी बताएं आपके कौन से 5 नंबर हैं, और हर एक नंबर को आपने अलग-अलग महफूज करवा लिया रैम के ऊपर, यानी कि ये रैम के ऊपर मेमोरी में जाके जगह बन जाएगी N0 के नाम पे, ये जगह बन जाएगी N1 के नाम पे रैम के ऊपर या मेमोरी के ऊपर, ये N2 के नाम से बन जाएगी, ये N3 एंड ये N4, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर पहली बात कर रहा है कि आपने उनका सम करना, तो सम इज इक्वल टू क्या होता है कि आप N0 को कॉल करें, जमा N1 को कॉल करें, N2 को कॉल करें, N3 को कॉल करें, एंड N4 को कॉल करें। इन सारों को आप जमा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सम हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, N0 को कॉल करें, मल्टीप्लाई विद N1 को कॉल करें, मल्टीप्लाई विद N2 एंड सो ऑन, इन सारों को आप मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, एक प्रोडक्ट बन जाएगी। इसका जवाब प्रोडक्ट के अंदर महफूज हो जाएगा। और एवरेज क्या होगी कि ये मेरा ख्याल है यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ये एवरेज जब निकालते हैं तो हम उनको प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ये यहाँ पे गलती हो गई है। अच्छा चले, आपने जब लगाना है ना फार्मूला में, तो यहाँ पर आपने प्लस ही लगा लेना है, और उसके बाद आपने डिवाइड उसको 5 कर देना। एवरेज का फार्मूला भला क्या होता है कि आपने जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे N0 है, N1 है, N2 है, इन सारों को जमा करना है। जमा करने के बाद फिर इन नंबर्स को काउंट करना है, ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, ये 5, और इनको तकसीम आपने 5 कर देना है, तो ये आपकी एवरेज बन जाएगी। अब आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रिंट हो रहा है सम, पहले जो इसके अंदर जो वैल्यू हमारी महफूज है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, और उसके बाद प्रोडक्ट ये वाली, इसका जवाब यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये एवरेज है, उसका जवाब हमें
यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि प्रिंट कर रहा है वो तीनों को इकट्ठा ही वो प्रिंट कर रहा है। प्रिंट कर रहा है सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज, एक ही लाइन में तीनों चीज़ों को उन्होंने दिखा दिया। ये ऐसे भी हो सकता था, प्रिंट सम, प्रिंट प्रोडक्ट, प्रिंट एवरेज, इस तरह से भी लिख देते तो वो भी ठीक था। इस तरह से लिखा गया, ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट जो है ये देखें ज़रा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अच्छा, इसको फ्लो चार्ट को ज़रा देखें आप कि फ्लो चार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, इनपुट हो रही है यहाँ पर दो चीज़ें, एक बेस हो रही है और एक हाइट हो रही है। और एरिया को क्या कह रहा है कि एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई विद हाइट, और उसके बाद जो जो आप एरिया में आया है उसको जनाब उसने प्रिंट कर दिया और हमारा फ्लो चार्ट ख़त्म हो गया। ये जो हमने आज फ्लो चार्ट देखे हैं, ये फ्लो चार्ट ऐसे होते हैं जब आपका प्रोग्राम एक सीक्वेंस से ही चल रहा होता है। सीक्वेंस के प्रोग्राम में क्या होता है कि आपका प्रोग्राम की लाइन जो होती हैं वो एक एक करके सभी ने ही चलना होता है, उसमें से कोई भी लाइन आपकी मिस नहीं होती है, कोई भी लाइन आपकी जो है वो रिपीट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। बस हर एक लाइन ने एक दफ़ा चलना होता है, वो दो दफ़ा भी नहीं चल सकती। ये जो हमारे जो फ्लो चार्ट जितने थे इसमें सारों में यही चीज़ थी, हर एक चीज़ जो थी वो एक तरतीब के साथ चलती जाएगी। नेक्स्ट जो है हम फ्लो चार्ट का जो फ्लो है वो हम देखेंगे कि अगर कंडीशनल लेवल पर हो तो हम उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।